प्यारे बच्चों, आज हम आपको परागकण की संरचना, परागकण की संरचना तथा इसके प्रस्फुटन के बारे में बताएंगे। अर्थात आज आप जानेंगे कि नर युग्मकोद्भिद अथवा सूक्ष्म बीजाणु अथवा परागकण की संरचना क्या होती है और परागकण का विकास कैसे होता है। इसके पहले हेडिंग में भी मैंने आपको कुछ बताया था, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा, ये जो परागकण होते हैं ये अंडाकार गोलाकार संरचना वाले होते हैं। प्रस्फुटन के पहले, जब प्रस्फुटन होना होता है तो आपको इसके पहले जो संरचना बनाई गई थी आपको बताया गया था कई लेयर होती है। जो फिगर में पिछले दिखाया गया था उसमें आपको बताया गया था कि सबसे पहले होती है बाहर की तरफ बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के नीचे ये बड़ी बड़ी वाली एंडोथीसियम थी। एंडोथीसियम के नीचे मिडिल लेयर्स पाई जाती है और मिडिल लेयर्स के बाद फिर टेप्टम की कोशिकाएं पाई जाती हैं और टेप्टम के बाद बीच में पाई जाती है ये स्पोरोजीनस सेल्स और इस तरह से ये स्टोमियम बनता है। सबसे पहले होता क्या प्रस्फुटन के समय, सबसे पहले ये टेप्टम और मिडिल लेयर ये डिज़ोल्व हो जाती हैं। आपको किताब से दिखा दें फिगर में, इसके पहले तो दिखाया गया है, यहाँ पे देखें। सबसे पहले क्या होती है बेटा, ये है इसकी लार्ज संरचना परागकोश की। तो इसमें काला सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मिडिल लेयर और टेप्टम, ये दोनों डिजॉल्व होकर के क्या करती हैं, स्पोर्स के न्यूट्रिशन में यूज हो जाती हैं। बचता क्या है, बाह्य त्वचा और अंतःस्तर अर्थात एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, ये दोनों बचती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे स्टोमियम होता है। जब इनमें प्रस्फुटन के समय क्या होता है कि बाह्य त्वचा और मध्यस्तर, जो मध्यस्तर होता है एंडोथीसियम में जो जल संचित होता है या जो नमी रहती है, ये प्रस्फुटन के समय जब ये परिपक्व होता है परागकोश तो होता क्या है, ये सूख जाती है। जब सूख जाती है तो इसमें कॉन्स्ट्रक्शन या संकुचन होता है और संकुचन से क्या होता है, ये एंडोथीसियम और एपिडर्मिस फट जाती है और यहाँ से ये परागकण परागकोश से बाहर निकल आते हैं। जब परागकोश से परागकण बाहर निकल के आते हैं, फिर आगे संरचना देखेंगे। जो परागकण होते हैं बेटा ये कैसे होते हैं, गोलाकार अंडाकार संरचना वाले होते हैं और इनमें सामान्य रूप से एक एक्टोडर्म बनती है, एक एंडोडर्म बनती है एक तरह से, इसको हम एक्साइन कहते हैं और इसको हम एंटाइन कहते हैं। जो एक्साइन होती है ये स्पोरोपोलेनिन नामक एक फैट्स होता है उसकी बनी होती है। ये बेटा बहुत ही मजबूत होता है और इसी के कारण जो बीज हैं कई वर्षों तक भूमि के भीतर संरक्षित रहते हैं। पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये कई वर्षों तक भूमि के भीतर संरक्षित रहते हैं। ये स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ था फैटी लेयर होता है। इसके नीचे की जो होती है इसको हम बोलते हैं एंटाइन बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की। और ये जो एक्साइन होती है, एक्साइन में अगर एक बीजपत्री पौधा है तो उसमें सिंगल पोर पाए जाते हैं, जर्म पोर पाए जाते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं सिंगल जर्म पोर है। और अगर ये द्विबीजपत्री पौधे हैं तो उनमें 3 जर्म पोर यानी 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। एक्साइन और एंटाइन ये द्विस्तरीय होते हैं। इनके भीतर का जो होता है पूरा कोशिका द्रव्य भरा होता है। कोशिका द्रव्य में एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। जो बड़ा केंद्रक होता है इसके परागकण के विकास के समय होता क्या है, सबसे पहले जो केंद्रक होता है ये भित्ति की तरफ जाती है, परागकण के भित्ति की तरफ अर्थात एंटाइन की तरफ ये बढ़ती है। और जब ये एंटाइन की तरफ बढ़ती है, आप फिगर में देख सकते हो, एंटाइन की तरफ जब ये बढ़ती है तो इसमें समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। समसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, ये एक केंद्रक 2 केंद्रक में बढ़ जाता है।
इसमें से एक बड़ा केंद्रक बनता है और एक छोटा केंद्रक बनता है। जो बड़ा केंद्रक बनता है वो ट्यूब न्यूक्लियस यानी कि नलिका केंद्रक की तरह कार्य करता है, और जो दूसरा बनता है छोटा वाला केंद्रक, इसको हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस या जनन केंद्रक बनता है। जनन केंद्रक ही आगे चल करके नर युग्मकोद्भिद में परिवर्तित होता है, या नर युग्मक इसी से बनते हैं। आगे देखेंगे बेटा आप, फिर क्या होता है, ये जो जनन केंद्रक होता है धीरे धीरे इसके चारों तरफ बहुत सारे कोशिका द्रव एकत्रित हो जाती हैं, और ये एकत्रित होकर के ये क्या करती है, फिर कन्वर्ट हो जाती है, तो ये बना लेती है जनरेटिव सेल्स। क्या बना लेती है बेटा, जनरेटिव सेल्स। और होती क्या है, एक तरफ एंटाइन से ये अटैच कर जाती है, जहाँ पे एंटाइन से अटैच करती है फिर वहीं पे क्या होते हैं, इसका डेवलपमेंट होता है, और ट्यूब न्यूक्लियस आगे चल करके ये डेवलप कराती है एंटाइन को, और एंटाइन ही क्या होती है, जर्म पोर्स के थ्रू इसको तोड़ करके या छेद करके क्या होती है, इससे जर्म पोर से बाहर निकलती है। और ट्यूब न्यूक्लियस के नियंत्रण में ही एक पोलन ट्यूब या पराग नलिका का विकास होता है। ये विकास आप धीरे धीरे देख सकते हैं। आगे चल करके ये लगातार पराग नलिका का विकास होता जाता है, और एक लंबी पराग नलिका जायांग के भीतर बन जाती है। पराग नलिका का अर्थात ये जो परागकण होता है, पराग नलिका का निर्माण जो होता है परिपक्व तो यही हो जाता है। अंकुरण इसका प्रारंभ हो जाता है कहाँ पे, परागकोश में ही। परागकोश में ही परागकण का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। किंतु ये पोलन ट्यूब या पराग नलिका का निर्माण कहाँ पे होता है, जायांग के भीतर। इसको आगे हम बताएंगे आपको, जब जायांग की संरचना बताएंगे और फिर उसमें द्विनिषेचन की क्रिया बताएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, ये बेटा पराग ट्यूब या पराग नलिका का निर्माण पोलन ट्यूब का उसी जायांग के भीतर होता है। लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं ये पोलन ट्यूब जर्मपोर से होते हुए एक बड़ी सी निकलती है। इसी के भीतर जो जनरेटिव सेल्स होती हैं ये लगातार फिर क्या करती हैं, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा तो मेल गैमेट्स का निर्माण कर लेती है। इनमें से एक मेल गैमेट्स आगे चल करके हम आपको बताएंगे द्विनिषेचन में भाग लेते हैं। एक जाकर के एग सेल से और एक जाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करते हैं, और इस तरह से एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन की क्रिया पाई जाती है। इसे आपको हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे। सबसे पहले देखें बेटा, होता क्या है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा, जो इसके पहले वाले वीडियो हमने आपको बताया था, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। ये जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, पुनः ये क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होते हैं, और बनाते क्या है बेटा, एक पोलन ग्रेन का निर्माण करते हैं या परागकण का निर्माण करते हैं। परागकण में एक एग्जाइन होती है, एक एंटाइन होती है, उसके भीतर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। वो न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बनाता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है और एक जनरेटिव न्यूक्लियस बनाता है। आगे यही चल करके जनरेटिव न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जाता है, जनरेटिव या जनन कोशिका में परिवर्तित हो जाता है, और इसमें एक पाया जाता है जर्म पोर्स। आपको हमने पहले ही बताया है कि एक बीजपत्री पौधों में एक जर्म पोर पाए जाते हैं, 2 बीजपत्री पौधों में 2 जर्म पोर पाए जाते हैं। और सबसे पहले बेटा जो पराग नलिका इसमें जो यहाँ से विकसित होती है, पराग नलिका की खोज सबसे पहले 1824 में GBMC, इस पराग नलिका का निर्माण जो होता है इसमें, इसको सबसे पहले किसने खोजा था, 1824 में GBMC नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। और इस तरह से बेटा परागकण का संरचना के साथ पराग नलिका का विकास होता है, और यही पराग नलिका आगे आपको फिर बताया जाएगा धीरे धीरे। अभी तक ये इतना आप जाने कि पराग नलिका का विकास कहाँ पे होता है, जायांग के भीतर होता है, और जायांग के भीतर इसका विकास होकर के जाता है। पुनः ये नर युग्मक जा करके उसे फ्यूज करते हैं और दोहरा निषेचन की क्रिया पाई जाती है। आप इसको जो नोट्स है आप देख सकते हैं, नर युग्मकोद्भिद अथवा सूक्ष्म बीजाणु अथवा परागकण की संरचना। इसमें आप देखेंगे परागकण सूक्ष्म बीजाणु, परागकण को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं, या इसी को हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, कि प्रथम कोशिका है। नर युग्मकोद्भिद की परागकण क्या है, प्रथम कोशिका है, यानी पहली कोशिका जिससे नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, वो किसके भीतर होता है, परागकण। यानी परागकण के द्वारा ही नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। परागकण की संरचना क्या होती है, परागकण गोल या अंडाकार होता है तथा 2 आवरणों से ढका रहता है। 2 आवरण, एक एग्जाइन होता है, एक एंटाइन होता है। बाह्य आवरण बाह्य चोल या एक्साइन कहलाता है, जो स्पोरोपोलेनिन किसका बना होता है बेटा, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। यह कठोर तथा खुरदरा होता है। कैसा होता है बेटा, कठोर होता है तथा खुरदरा होता है। इस आवरण में छोटे छोटे
जनन छिद्र जर्म पोर्स पाए जाते हैं। हमने आपको अभी बताया कि एक बीजपत्री पौधों में एक जनन छिद्र तथा द्विबीजपत्री पौधों में 3 जनन छिद्र होते हैं। इन्हीं से पराग नलिका निकलती है। हमने आपको पहले बताया पराग नलिका की खोज सबसे पहले 1824 में GV ने किया। बाह्यचोल एग्जाइन के नीचे पेक्टोसेलुलोज की बनी क्या होती है, पतली व कोमल अंतःचोल या इंटाइन पाई जाती है। इन दोनों स्तरों के बीच में कोशिका का कोशिका द्रव्य व बड़ा केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, एग्जाइन और इंटाइन के बीच में, यानी एग्जाइन और सबसे बाहर तो होती है एग्जाइन, उसके भीतर होती है इंटाइन, और बीच में यानी कि ये पराग कोशिका है। पराग कोशिका के भीतर सबसे भीतर क्या होगा बेटा, कोशिका द्रव्य पाया जाता है तथा उसमें केंद्रक पाया जाता है। अब देखें पराग कोश के परिपक्व होने पे, यानी कि पराग कोश जिसमें परागकण का निर्माण होता है, पराग कोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर मिडिल लेयर व टेपिटम क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है तथा बाह्य त्वचा व अंतः स्तर रह जाती है। अंतः स्तर से जल का ह्रास होता है। कब, स्फुटन के समय जब ये परिपक्व हो जाता है तो अंतः स्तर से क्या होता है, जल का ह्रास होता है, जिससे इनकी बाह्य पतली भित्ति अंदर की ओर सिकुड़ जाती है। जो बाह्य भित्ति है या एक्सोडर्म है या एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा है, वो क्या होती है, अंदर की ओर सिकुड़ जाती है, जिससे क्या होता है, रंध्रक स्टोमियम। हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि स्टोमियम जहाँ पे बनता है वहाँ पे क्या होती है, एंडोथीसियम पतली होती है, तो स्टोमियम के पास क्या होती है, कोशिकाओं पर दबाव बनता है, जिससे एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और स्फुटन हो जाता है। स्फुटन के कारण क्या होता है, परागकण जो उसके भीतर बने हुए हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं, किंतु इनके स्वतंत्र होने के पूर्व ही क्या होता है, इनका अंकुरण शुरू हो जाता है। कभी कभी बेटा इनका अंकुरण परागकोश में ही शुरू होता है और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में ये जायांग के ऊपर जो स्टिग्मा होता है, वर्तिकाग्र होता है, उसके ऊपर जाकर के अंकुरित होना शुरू करते हैं, या कभी कभी पहले भी हो जाता है, फिर क्या होता है, अंकुरण हो जाता है। इस क्रिया में सबसे पहले क्या होता है, परागकण का केंद्रक परागकण के भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा, किस विभाजन के द्वारा बेटा, समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकों में बट जाते हैं। समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, 2 केंद्रक में बट जाते हैं। एक बड़ा केंद्रक बनता है और एक छोटा। बड़े केंद्रक को हम क्या कहते हैं, वर्धी केंद्रक या वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस या नलिका केंद्रक कहते हैं, तथा छोटे केंद्रक को हम क्या कहते हैं, जनन केंद्रक जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। कुछ समय बाद जनन केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है, कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है। अब यह क्या होता है, फिर इंटाइन से चिपक जाता है। अब यह जनन किसमें कहलाता है, अब यह क्या कहलाता है, जनन केंद्रक की जगह पर जनन कोशिका कहलाने लगता है। इसी अवस्था में ही परागकण परागकोश से स्वतंत्र हो जाते हैं। जब स्फुटन होता है इसी अवस्था में और परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं, और नर युग्मकोद्भिद का जो इससे आगे का विकास होता है बेटा, वो जायांग के भीतर होता है, जो आगे आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।